साथियों अब हम देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। देखिए इसमें एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण आता है। देखिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है। कैसी मात्रा? निश्चित मात्रा। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर पानी, तो 2 लीटर जो है क्या है, एक निश्चित मात्रा है, ठीक है, और पानी क्या है, संज्ञा है। तो यही कहा कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, तो 2 लीटर पानी, तो पानी कितना, 2 लीटर, तो एक निश्चित परिमाण है ना, निश्चित मात्रा है, इसलिए इसको हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 4 लीटर तेल हुआ, ठीक, 10 किलोग्राम घी हुआ, 5 क्विंटल गेहूँ हुआ, 2 किलो चावल हुआ, ठीक है, 2 मीटर कपड़ा हुआ। तो ये हमारे क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। चलिए कुछ हम और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 7 लीटर तेल देना। देखिए एक निश्चित मात्रा है ना, 7 लीटर, और तेल क्या है, एक संज्ञा है। तो हमने बताया ना कि जो संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध कराएं, ठीक है। और देखिए ओलावृष्टि में 20,000 टन अनाज नष्ट हो गया। तो एक निश्चित मात्रा है ना, 20,000 टन। फिर 3 किलोग्राम पनीर देना। 3 क्या है, एक निश्चित परिमाण है, निश्चित मात्रा है, ठीक है। अतुल के पास 10 बीघा जमीन है, एक निश्चित मात्रा है ना, तो ये हमारी क्या है। दूसरा है साथियों अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। देखिए जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, ठीक, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ अनाज हुआ, थोड़ा पानी, बहुत तेल, ठीक, कुछ लोग, ये सब क्या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। चलिए इसके उदाहरण की बात करें। देखिए मुझे कुछ फल खरीदना है, या मुझे कुछ फल खरीदने हैं, तो एक अनिश्चित परिमाण है ना, अनिश्चित मात्रा है ना, तो ये क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। हमारे पास बहुत सी कपास है, निश्चित मात्रा तो है नहीं, यह है अनिश्चित मात्रा, इसलिए क्या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। शंकर की भैंस बहुत दूध देती है, कितना, बहुत, अनिश्चित परिमाण हो गया ना यहाँ पे। मेरे खेत में बहुत पानी है, तो ये क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक है, ठीक है। चलिए हम तीसरा देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। देखिए जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है, ठीक, जिन विशेषण शब्दों से किसकी संज्ञा की संख्या का बोध होता है, अथवा जिन्हें हम गिन सकते हैं, इन्हें हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, परंतु नाप तोल नहीं सकते। क्या कर सकते हैं, नाप तोल नहीं सकते, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी 2 भेद होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध होता है। कैसी संख्या, निश्चित संख्या का बोध होता है, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए अगर हम बात करें निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद की, तो 6 भेद होते हैं। एक होता है पूर्णांक, एक होता है अपूर्णांक, एक होता है क्रमवाचक, एक होता है आवृत्तिवाचक, एक होता है समूह या समुदायवाचक, एक होता है प्रत्येक बोधक, ठीक है। चलिए हम पहला देखते हैं पूर्णांक बोधक। देखिए इसमें पूर्णांक में क्या होता है, जैसे हुआ 1, 10, 100, 1000, लाख, 4, 5 इत्यादि, ये सब जिससे मतलब जो गिनती वाली होती है, ठीक है, ये पूर्णांक बोधक होती हैं, जिनकी हम गणना कर सकते हैं। दूसरा अपूर्णांक बोधक, जिसमें आधा, पौना, सवा, ठीक है, ये क्या है, अपूर्णांक बोधक हैं। क्रमवाचक, जैसे क्रम जो हमारा होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, ये क्या है, क्रमवाचक हैं। आवृत्तिवाचक, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, ये क्या है, आवृत्तिवाचक हैं। फिर देखिए समूहवाचक, जैसे 3, 4, 5, 8, ये सब क्या है, एक समूह का बोध करा रहा है ना, तो ये क्या है, समूहवाचक। जैसे तुम तीनों अच्छे बच्चे हो, तो तीनों क्या है, यहाँ पे समूह है, तो ये समूहवाचक हो गया। अच्छा अब हम बात करें प्रत्येक बोधक की। देखिए हम बात करते हैं प्रत्येक बोधक की, इसको विभाग बोधक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। इसमें प्रति, हर एक, एक एक, हर दिन, हर वर्ष, 4 4 इत्यादि सब इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं साथियों अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। देखिए जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित संख्या का बोध होता है, ठीक, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की कैसी अनिश्चित संख्या का बोध होता है, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे कुछ पुस्तक, निश्चित संख्या तो है नहीं, कुछ मेज, कुछ कुर्सी, कुछ लोग, बहुत कलम, बहुत आदमी, ये क्या है, अनिश्चित संख्या को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारे हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जो चौथा हमारा रूप था प्रकार, सार्वनामिक विशेषण। देखिए जब कोई सर्वनाम शब्द, कौन सा शब्द,
सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर, ठीक है, संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषण की तरह विशेषता प्रकट करता है, ठीक, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब पहले जो है वो हमारा सर्वनाम आएगा, उसके बाद जो है संज्ञा आएगी, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर, मतलब पहले सर्वनाम आएगा बाद में संज्ञा आएगी, ठीक है, आकर विशेषण की तरह, ठीक है, विशेषता प्रकट करता है तो सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण के भेद की बात करें तो दो होते हैं, एक होता है मौलिक और एक होता है यौगिक, ठीक है। देखिए जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे यह मेरा घर है, तो यह क्या है, सर्वनाम है, घर क्या है, संज्ञा है। तो पहले हमारा आया सर्वनाम, उसके बाद क्या आई, संज्ञा, ठीक है। फिर कोई लड़का खेल रहा है, कोई क्या है, सर्वनाम, लड़का क्या है, संज्ञा, ठीक। जैसे ऐसा आदमी नहीं देखा, इस परीक्षा में ने नकल की है, तो ये इस परीक्षार्थी ने नकल की है, तो इस क्या है, ये क्या है, हमारा सर्वनाम है, और परीक्षार्थी क्या है, संज्ञा है, ठीक है। यह आदमी चोर है, तो यह क्या है, ये एक सर्वनाम है, और आदमी क्या है, एक विशेष्य है या तो संज्ञा बोलते हैं, ठीक। ये आदमी विश्वासी है। कुछ पॉइंट है साथियों, देखिए जैसे तुलनात्मक विशेषण की अवस्था की बात करें तो तीन होती हैं, एक मूलावस्था, उत्तरावस्था और एक आपकी होती है, एक होती है मूलावस्था, एक होती है उत्तरावस्था और एक होती है उत्तमावस्था। चलिए साथियों हम देखते हैं मूलावस्था क्या होती है। इसमें विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है, या ऐसे कहें कि किसी के साथ तुलना नहीं की जाती, ठीक। इसमें किसी के साथ तुलना नहीं की जाती है। जैसे राम एक वीर बालक है, इसमें किसी के साथ राम की तुलना तो की नहीं गई है, तो ये क्या है, मूलावस्था। हाँ, अगर कह दे राम जो है श्याम से वीर है, तो एक तो तुलना हो गई यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे किसी से तुलना नहीं की गई, इसलिए क्या है, मूलावस्था है। जैसे नीम कड़वा है, तो नीम हमारा क्या है, कड़वा है, तो किसी से तुलना तो हुई नहीं है नीम की, तो ये क्या है, मूलावस्था है। जैसे सीता एक सुंदर कन्या है, सीता कैसी है, सुंदर कन्या है, किसी से तुलना तो नहीं की गई, लेकिन अगर यही कहते कि सीता जो है राधा से सुंदर है, तो यहाँ पे दूसरे से तुलना हो जाती है, लेकिन यहाँ पे तुलना नहीं होगी, तो ये क्या है, मूलावस्था है। अब हम बात करते हैं उत्तरावस्था की। देखिए उत्तरावस्था जो होती है, इसमें दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की तुलना करते हैं, ठीक। इसमें कम से कम दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की तुलना करेंगे। जैसे राम श्याम से अधिक सुंदर है, करेला नीम से कड़वा है। तो देखिए राम और श्याम दो व्यक्ति हुए, करेला और नीम दो व्यक्ति, दो वस्तुएं हुई। तो इसमें क्या करते हैं उत्तरावस्था में कि हम दो वस्तुओं की तुलना करते हैं, लेकिन मूलावस्था में किसी से तुलना नहीं करते हैं, उत्तरावस्था में दो व्यक्ति से तुलना करते हैं, और उत्तमावस्था में सबसे तुलना करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं उत्तमावस्था की। देखिए उत्तमावस्था क्या होता है, इसमें दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है, ठीक। जैसे हमने देखा मूलावस्था में किसी से तुलना नहीं की गई थी, उसके बाद हमने देखा उत्तरावस्था में दो से तुलना की गई थी, जैसे नीम जो है करेले से कड़वा है, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें उत्तमावस्था की, तो इसमें दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है। इसमें एक की दूसरे सब वस्तुओं या व्यक्तियों से न्यूनता या अधिकता बताई जाती है। जैसे राम सबसे वीर है, तो सबसे वीर है मतलब क्या, यहाँ पे उत्तमावस्था होगी, क्योंकि राम की तुलना सबसे की गई है यहाँ पे, ठीक है। करेला सबसे कड़वा है, हमने बताया ना उत्तरावस्था में करेला नीम से कड़वा है, लेकिन यहाँ उत्तमावस्था में कहेगा करेला सबसे कड़वा है, ठीक है। चलिए साथियों हम देख लेते हैं मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। देखिए मूलावस्था क्या होती है, जैसे उच्च क्या हमारी है, मूलावस्था है, इसमें किसी से तुलना नहीं। उत्तरावस्था में दो से तुलना, और उत्तमावस्था में सबसे तुलना, ठीक है। जैसे उच्च इसका होगा उच्चतर और उत्तमावस्था होगा उच्चतम, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसमें हमारा तर लगा होता है और इसमें तम होता है। देखिए निम्नतर निम्नतम, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, निकट निकटतर निकटतम, महान महानतर महानतम। अर्थात जो उत्तमावस्था होती है इसमें तम लगा होता है और उत्तरावस्था में तर लगा होता है,